हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आरआरबी पीओ की क्वांट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप 2024 में आरआरबी पीओ 2024 को टारगेट कर रहे हो तो आपको किस बेसिस पे और क्या क्या क्राइटेरिया अपना सेट करना है जिससे कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम प्री निकल जाए। तो प्री प्लस मेंस को तो वैसे तो साथ लेकर ही चलना है, लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको ये स्ट्रैटेजी करनी है। और अगर आप ऑलरेडी एस्पिरेंट हैं और आप लोग प्रिपरेशन पहले मतलब तो एग्ज़ाम दे चुके हो तो आपको काफ़ी कुछ पता होगा। तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से आप क्वांट में अच्छा स्कोर कर सकते हो, लाइक 35 प्लस, लाइक जैसे मैं करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि कब कब एग्ज़ाम है। तो जो एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है 2024 का आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का जो भी है वो पड़ा है लाइक 3rd 4th 10th 17th 18th अगस्त को। ठीक है, तो अभी अगर आप मार्च से लगाओगे तो आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली 5 महीने हैं जिसके अंदर आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो लाइक अगर आप 2 महीने में भी अपने बेसिक क्लियर कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप आगे अपनी सिर्फ प्रैक्टिस और रिविजन कर सको। तो सबसे पहले हम करेंगे कि क्या क्या मतलब कि असेंशियल है हमारे लिए अगर हम क्वांट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस पता होना चाहिए, मतलब कि आपको याद होना चाहिए, रट्टा हुआ होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस नहीं, मतलब ये टॉपिक्स आएंगे, ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। उसके बाद में आता है कि आपके पास में एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर आपको कितने दिन में कितना कवर करना है, कितना रह गया और कितने दिन का टारगेट में आपको एक टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद में अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लो कि हम कर सकते हैं। बहुत लोगों के अंदर होता है कि हम नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो पहले ही, और तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करना। मैं जब आगे स्ट्रैटेजीज बताऊंगी तो उससे पहले आपको अपने दिमाग से ये निकाल देना है कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से आप क्वांट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। फर्स्टली आई वाज थिंकिंग मैं बगैर ट्रिक्स की वीडियो बना लूँगी, बट मेरे सर में दर्द हो जाता है तो मैं नहीं बना सकती। तो आप लोग हो सकता है फ्लैश पड़ रहा होगा लेंसेज पे, बट कोई बात नहीं, चला लो इससे काम। ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको फर्स्ट ये है कि आपको उस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अगर हम और बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करें और अगर हम आरआरबी के एग्ज़ाम्स की बात करें तो उधर हमें बहुत टाइम मिल जाता है कि लाइक अगर आप अच्छे मतलब तैयारी कर रखे हो तो आपको 20 मिनट मिलते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। लेकिन आरआरबी में ऐसा नहीं होता, आपके पास में टोटल 45 मिनट्स होते हैं जिसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन क्वांट के करने होते हैं। तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए विथ एक्यूरेसी प्लस में परसेंटाइल। ओके, सेकेंड थिंग इज़ कि आपको फाउंडेशनल पता होना चाहिए। अगर आपका फाउंडेशन बेस्ड अच्छा है, अगर आपको एग्ज़ाम के मतलब कि बेसिक्स पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको बहुत आसानी होगी कि आपको हाई लेवल पे भी मतलब मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई पे कैसे जाना है। तो आपको अपना फंडामेंटल जो भी है वो क्लियर करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली क्वांट के अंदर। क्योंकि क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत मतलब मोस्टली लोगों को दिक्कत होती है, नहीं हो पाता कि मेरे पास में बहुत मैसेजेस आते हैं टेलीग्राम पे भी और लाइक यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते हैं कि दीदी क्वांट में ना मतलब स्पीड नहीं बन रही है, या ये टॉपिक छोड़ दें तो चलेगा, ये टॉपिक सी। अगर मैं एक आधा टॉपिक के लिए कह सकती हूँ जिसके अंदर रेयरली कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आप छोड़ सकते हो, लाइक जैसे SICI। लेकिन अगर आपको बेसिक पता है ना, कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो पीओ जैसे मतलब कि आरआरबी जैसे एग्जाम में बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन आएगा, वो आप कर लोगे। लाइक क्लर्क में भी बेसिक ही आएगा। तो पहले मैं SICI नहीं करती थी, लेकिन मैंने कंसेप्ट अपना क्लियर कर लिया था कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो मैं मतलब डुएबल हो, वो मैं कर सकूँ, तो मैं उसको कर लेती हूँ। इतना अपना क्लियर कर लेना। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सी जैसे हम आरआरबी एग्ज़ाम की बात करें तो उसके अंदर ना स्पीड मैथ्स काफ़ी अच्छा रोल निभाती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वेटेज में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अगर आपका मतलब कि रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग स्पीड मैथ्स करेंगे ना, तो मतलब आपको इतना अच्छा मतलब हैबिचुअल हो जाओगे आप कि अगर आपसे कोई नींद में भी पूछेगा ना कि यार 19 का टेबल सुना दो, तो आप सुना दोगे। अगर आपसे पूछेगा 108 कौन से टेबल में आता है, कौन से नंबर पे आता है, तो आप बता दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ना कुछ मतलब पता होनी चाहिए। लाइक अगर मैं स्पीड मैथ्स की बात करूँ तो आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन डेली के बेसिस पे 20-20 करने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20 करो, और क्या नाम है उसके बाद में नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ 20-20 करो। क्योंकि अब जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ का भी लेवल हो गया ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया कि मतलब नहीं हो पाते क्वेश्चन सॉल्व ना। तो हमें लगता है कि हम स्पीड मैथ्स में कवर कर लेंगे, चीज़ें ना नहीं हो पाती हैं। फिर एग्जाम के टाइम पे लगता है कि अरे यार और अच्छे से प्रैक्टिस करे होते थे ना तो निकल जाता। तो मेरा आरआरबी पीओ का जब रिजल्ट आया था तो मैं शायद 2-3 नंबर से रह गई थी प्री के अंदर। तो मुझे लगा था, मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि जहाँ मेरे को पक्का पता था कि मेरे पॉइंट में ही नंबर गए हैं। क्योंकि रीजनिंग ऑल्दो मैं हैंडल कर लेती हूँ, रीजनिंग में बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ, किसी भी चाहे प्री की हो, मेंस की हो, कोई भी एग्जाम की हो। ठीक है, बट क्वांट एक होता है, एक लेवल होता है क्वांट का ना, बट उसमें जब रॉन्ग नंबर सीरीज
सीरीज़ मेरे सेक्शन में आई थी, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे 3-4 मिनट निकल गए थे और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मतलब कि टाइम टेकिंग हो गया था और मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस था वो, ठीक है। तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ था कि यार रॉन्ग नंबर सीरीज़ में मैंने मतलब और ध्यान देना चाहिए था, नए-नए पैटर्न सीखने चाहिए, ठीक है। अगर अगर आपको लगता है कि आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ बहुत अच्छे से आती है, नंबर सीरीज़ बहुत अच्छे से आती है, आप लोगों ने पहले कर रखी है, बट ट्रस्ट मी अब जो पेपर आएगा ना वो और भी गंदा आएगा। आपको पता ही है एसबीआई क्लर्क का लेवल क्या था और किस बेसिस पे कट ऑफ गई है और मेंस में क्या हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सब जानते हैं कि क्या रहा है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चेकलिस्ट कर लिया करो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली के बेसिस पे चेकलिस्ट भेजती हूँ, इंग्लिश की, रीजनिंग की, क्वांट की, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आशीष अरोड़ा सर की मतलब आप लोग फॉलो कर सकते हो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, क्वांट में किसी भी टॉपिक में डाउट है तो, ठीक है। उसके बाद में आता है फोर्थ पॉइंट, यूटिलाइज योर शॉर्टकट टेक्निक्स। सी जब आप लोग अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लोगे, अपने बेसिक सारे चैप्टर्स के, अर्थमेटिक के सब कुछ क्लियर कर लोगे, उसके बाद में आता है आपका शॉर्टकट टेक्निक्स। कि आप क्या होता है ना कि जब हमने टेबल्स याद कर लिया, हमने स्क्वेयर्स याद कर लिया, हमने सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए, तो उसके बाद में ना हम हर चीज़ जैसे हम 9th-10th में करते थे ना पूरा फुल फ्लैश लिख के, वो नहीं करते, फिर हम शॉर्टकट चीज़ों पे जाते हैं, हाँ कि हम इस चीज़ को ऐसे शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको अपनी बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा, अपना फाउंडेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोग शॉर्टकट टेक्निक्स पे स्विच करना। ओके, तो शॉर्टकट टेक्निक्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको मतलब कि आपका टाइम यूटिलाइज ज़्यादा नहीं होगा, आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि 45 मिनट्स हैं, तो आप कोशिश करना मैक्स टू मैक्स आप 22 मिनट्स एक मतलब कि सेक्शन को दो। और उसके बाद में चाहे क्वेश्चन आते हो, बट आप ट्राई करो कि आप रीजनिंग पे या क्वांट पे दूसरे सेक्शन पे स्विच हो जाओ, चाहे आपको कितना भी आता हो। क्यों? क्योंकि सेक्शनल वाइज कट ऑफ होती है, तो आपको दोनों तरफ निकालना होता है, ठीक है। तो मेरा यही है कि पहले अपना फाउंडेशन कंप्लीट करो, फिर उसके बाद में टेक्निक्स पे जाओ, फिर शॉर्टकट ट्रिक्स पे जाओ, फिर उसके हिसाब से अपने मॉक्स वगैरह लगाओ। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। आप जितना हो सके उतना टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करो, और वो चीज़ तभी होगी जब आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और आप शॉर्ट ट्रिक्स पे उनको यूज़ करोगे, और फिर उसके बाद में आप अपने टाइम मैनेजमेंट को करोगे। आप अभी से आरआरबी पीओ के कुछ कुछ मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दो, सेक्शनल वाइज स्टार्ट कर दो या फिर फुल फ्लैश मॉक्स स्टार्ट कर दो। मेरा मानना ये है कि आप फुल फ्लैश मॉक्स स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या सेक्शन वाइज जाएंगे, बट आपको अपने टाइम को देना है कि आपको सेक्शनल वाइज में जाते हो तो आपको पता चलेगा कि 20-22 मिनट में आप कितने क्वेश्चन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कंप्लीट कर पाते हो आउट ऑफ 40, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट की कोशिश अभी से कर लो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर मैंने प्रीवियस ईयर का एग्जाम से देखूँ, तो जितना भी था वो गाइडली के बेसिस पर ही था। गाइडली का मोस्टली 50-60% जो था ना वो गाइडली के कॉन्सेप्ट से हुआ था। और रिसेंटली मैंने भी अपना गाइडली का ही सब्सक्रिप्शन लिया है, और मैंने बोला भी था कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी अपकमिंग वीडियो में। तो यही मैं कहूँगी, मैंने गाइडली का सब्सक्रिप्शन लिया है, उसके अंदर सारे मॉक्स हैं, सारी पीडीएफ्स हैं। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा महंगा नहीं है यार, थोड़ा सा ले लो, लाइक वो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में है, तो वो आपको हेल्प करेगा। जिसके बाद में आपका 6 पॉइंट आता है कि आपको मॉक टेस्ट को और परफॉर्मेंस अपनी एनालिसिस को कैसे मेंटेन करना है। सी जब आप वीकली वाइज या 3 दिन 4 दिन में एक मॉक देते हो, तो आप उसका क्या करो, एक एक्सेल शीट बना लो, या फिर आप एक पेज पे लिख लो, अपने डेस्क पे चिपका लो, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे पेस्ट कर लो कि आपने कौन सी डेट को कौन सा मॉक दिया और आपके कितने मार्क्स आए। सी और उसके साथ में आपको मार्क्स एक्यूरेसी प्लस परसेंटाइल लिखना है। ऐसा नहीं है सिर्फ मार्क्स लिखना है, सब चीज़ें लिखनी है। ऑल्दो हमें परसेंटाइल अपनी इंक्रीज़ करनी है, तभी हमारा मार्क्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। अपनी एक्यूरेसी सही रखनी है, ठीक है। तो आप वीकली में 2 मॉक दो, 3 मॉक दो, और उसको एनालिसिस करो, और मेंस को भी साथ में लेकर चलो। सी मैंने अभी जो रिसेंटली में मॉक दिया था आरआरबी पीओ मेंस का 2023 का, इतना मुश्किल नहीं होता। सीरियसली इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपका मतलब तैयारी एक हाई लेवल पर है ना, तो आपका निकलेगा, मेंस पक्का निकलेगा, ठीक है। तो मैंने पिछले साल मेंस का मॉक नहीं दिया था आरआरबी पीओ का, मैंने इस बार ये दिया है, मतलब 2-4 दिन पहले। तो मेरे मार्क्स काफ़ी सही आए थे, लाइक 61 पॉइंट कुछ आए थे, और कट ऑफ भी कुछ इसके थोड़ा सा आगे पीछे थी। बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मेरे रीजनिंग में मार्क्स कम आ गए थे। मैं ना ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ें ले गई, और ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाके कोई फ़ायदा नहीं है, और तो आप अपना ही नुकसान करते हो। तो मेरा हुआ था, और मेरी जनरल अवेयरनेस में काफ़ी अच्छी थी। मैंने 32 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, और उसमें से मेरे 27 सही थे, ठीक है। तो एक्यूरेसी काफ़ी सही गई थी मेरी, उसके अंदर 80 कुछ के आसपास गई थी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वीकली मॉक दो, 2, 3, 4 जितने आप दे सकते हो उतने दो, और उसके बाद में उनका एनालिसिस करो। 7 पॉइंट आता है कि आपको रिविजन करना है। सी आप चैप्टर्स कर करके आगे स्विच करते जाओगे, और आप रिविजन नहीं करोगे ना, तो चाहे आप 6 महीने की तैयारी कर लो या 6 साल की तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आपको बहुत ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत है। अगर आपने आज मान लो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर करा है, और आपने 2-3 दिन में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को कंप्लीट करा, और उसके बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच हो गए, मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट चैप्टर पे, तो
अगर आप कोशिश करो कि वीक के बाद में लाइक एंड ऑफ द वीक आप उस चीज़ को एनालिसिस कर लो, उसको दोबारा से रिवाइज़ कर लो, सो दैट वो उस चीज़ से आप टच में रहो, प्रॉफिट एंड लॉस के आप टच में रहो। आप जो भी सब्जेक्ट वीक में वीक के एंड में लाइक संडे को आप एक दिन बनाओ कि उस दिन सिर्फ आपको मेंस का मॉक देना है, प्लस में जितना आपने वीक में करा है, चाहे आप क्वांट करिए चाहे रीजनिंग करिए, आप उन सबको मतलब कि उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप टॉपिक के टच में रहोगे, एक मतलब कि एक कनेक्शन बना रहेगा। ये नहीं कि गए, पढ़े, दिमाग में डाला और भूल गए, ठीक है, वो नहीं करना। तो रिवीजन इज़ मस्ट, आपको रिवीजन करनी ही करनी है। उसके बाद में आता है 8th पॉइंट, जिसके अंदर हमें ये डिसाइड करना है कि हमें टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। हमें टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें रीजनिंग में कितना परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, और क्वांट में हमें कैसे परफॉर्म करना है, कैसे नहीं करना। अगर आप लोग एक मैं आप लोगों को पहले ही से बता देती हूँ कि प्री के हिसाब से ही मत पढ़ना, प्री प्लस मेंस के हिसाब से पढ़ना। जीके भी साथ में लेकर चलना, सीए भी साथ में लेकर चलना, इंग्लिश भी साथ में लेकर चलना, क्योंकि अल्टीमेटली इंग्लिश को तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। आरआरबी में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट वाइज लैंग्वेज होती है, बट मेरा मानना ये है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप किसी और एग्ज़ाम में दोगे, लाइक अगर आप एसबीआई जैसे सब एग्ज़ाम में जाओगे, तो आपके लिए इंग्लिश मस्ट है, आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको आती हो, आपका बैकग्राउंड इंग्लिश का था नहीं था, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो अपनी टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी बना लो, इंग्लिश की, रीजनिंग की, क्वांट की, कि कैसे करना है। अपना एक मैप बना लो, एक टारगेट बनाओ कि 4 दिन में आपको ये सब्जेक्ट इतने इतने कवर करने हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब आपका टारगेट पूरा होता जाएगा ना, तो एक अंदर से खुशी मिलेगी। मैंने बनाया था कि लाइक आज 13 मार्च है, टीएसडी का मेरा लास्ट डे है, कि मैंने 5 दिन लिए थे टीएसडी को कंप्लीट करने में, लेवल 1 और लेवल 2 के हिसाब से। एक बुक का कंप्लीट हुआ है, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ कि एक बुक का तो कम से कम कंप्लीट हुआ है। साथ में मैंने क्या करा ना, आंसर देख के जितने भी मतलब फॉर्मूले थे वो लिख लिए मैंने। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ देख लेना मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो अपना टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको क्लियर करो। जब आप अचीव कर लोगे उस टॉपिक मतलब उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को, तो एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जिसकी वजह से आप एग्जाम में देखना बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में आता है 9th पॉइंट, जो है स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं, सी जब मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको फाउंडेशन कंप्लीट करके उसके बाद में आपको एक तरीका ढूंढना है कि अगर हम अब जैसे मेरे को कोई पूछे कि आप टीएसडी में क्या कर रहे हो, तो मैं ना टीएसडी का मैंने एक अलग रूल बनाया था अपना, कि पहले मैंने अपना फाउंडेशन कंप्लीट करा, एक वीडियो देखी, उसके अंदर जो रिसेंटली आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के क्वेश्चंस थे, 2.5 घंटे की क्लास थी वो, मैंने पूरी ली। 2 दिन में मैंने उसको कंप्लीट करा, ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि मैं और सब्जेक्ट को भी साथ के साथ कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैंने फिर बुक में से उसका लेवल 1 और लेवल 2 करा। फिर उसके बाद में मैंने उसके फॉर्मूले एक पर्टिकुलरली लिखे, नोट डाउन करे, कि मैं अब जब भी इस चैप्टर को रिवाइज करूँगी, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन जब लगाऊंगी ना, इन फॉर्मूले को अपने आगे रखूँगी। कई सारी बारी चीज़ें हुई कि चीज़ें रिपीट हो रही थी मेरे सामने, कि स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू इतना इतना, तो वो चीज़ ना मेरे आगे बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रही थी, और पर मुझे समझ में आ रहा था कि रिपीटेड है। पर ये होता है ना कि जितनी बारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने आएगी ना, उतनी बारी आपको क्लियर होती जाएगी, और एक टाइम के बाद में ना वो चीज़ें मुँह ज़बानी आपको याद हो जाएगी। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि पहले आप अपना फाउंडेशन कंप्लीट करो, उसके बाद में आप लेवल वाइज क्वेश्चंस लगाओ, मॉक लगाओ, और फिर एक शॉर्ट ट्रिक ढूंढो उनको करने की, क्योंकि अल्टीमेटली आपको शॉर्ट ट्रिक ही काम आएगी, और पर उसके लिए आपका फाउंडेशन कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कोई ट्रिक नहीं बन सकती, बेसिक के बगैर कोई ट्रिक नहीं है। ऐसा नहीं है मैं आपको आज 4 मंत्रा बताऊँ, आप उनको पढ़ लो और आप ज्ञानी बन जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको पहले अपना बेसिक क्लियर करो, फिर देखना आप ट्रिक्स अपने आप बनाओगे, आपकी अपने आप बनेंगे ट्रिक्स। तो स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पे जाओ, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th स्ट्रैटेजी यही है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। सी क्या होता है ना कि हम चैप्टर करने, मैं पहले टीएसडी करने बैठी थी, मैंने मतलब बताऊँ तो मैंने ना कई बार ट्राई करा कि मैं टीएसडी चैप्टर कंप्लीट करूँगी, बट नहीं हुआ, ठीक है। मुझे लगता है यार मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, होता है। हो सकता है कि आप लोगों को सुन के हैरानी हो रही होगी कि मेरे को टीएसडी जैसा चैप्टर मतलब मुझे टफ लग रहा था, बट हर किसी की अपनी अपनी कमजोरी होती है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो पहले टीएसडी जो था ना, वो मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी कमजोरी था, बट मैंने अपने माइंड को ऐसा प्रिपेयर किया कि मेरे को चैप्टर करना है। 2 क्वेश्चन भी आ गए तो 2 नंबर मेरे लिए बहुत वैल्यू करते हैं, चाहे प्री में चाहे मेंस में। सी मेंस को आप ये नहीं सोच सकते कि पता नहीं क्या कर लेंगे मेंस में हम, क्योंकि हमें बहुत स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को करनी पड़ेगी। बट प्री के हिसाब से मैं ये कहूँगी, आपको इतना मुश्किल नहीं आएगा जितना हम बना देते हैं। तो मैंने कंसिस्टेंटली मैंने 5 दिन दिए अपने आप को टीएसडी कंप्लीट करने में, और वो भी मेरी एक ही बुक कंप्लीट हुई है, जिसमें मैंने सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 करा है। लेवल 3 को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया, मैंने कहा यार पहले इसको करती हूँ, मतलब इतना क्लियर करती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में मुझे लगेगा कि हाँ ये मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया, उसके बाद में मैं लेवल 3 पर जाऊँगी। तो आप लोग ये मत सोचो कि एक ही दिन में सब कुछ कर लोगे, टाइम दो अपने आप को, वेट रखो, अपने आप को वेटिंग लिस्ट में रखो खुद को,
कि यार करेंगे, हम करेंगे, और करना भी है, कंसिस्टेंटली करना है, और ना पॉजिटिवली करो चीज़ों को, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। तो यही था 10 टिप्स फॉर, सॉरी, ये हवा से गेट हिल रहा है। सो यही था 10 टिप्स फॉर क्रैकिंग स्ट्रैटेजी ऑफ RRB PO 2024। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय।